वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6ठी में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी ये हम 16वीं शताब्दी के आसपास से हमने इतिहास के उस कालखंड का अध्ययन शुरू किया है इस पाठ्य पुस्तक में। और उसी सिलसिले को पढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं भारत में स्वतंत्रता युद्ध के अंतिम चरण तक। तो इस पाठ में हमारा मुख्य मुद्दा है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद सेना और भूमिगत आंदोलन। हम यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं। यहाँ जो हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं, स्त्रियां हैं, पंडित हैं, मौला हैं। सभी धर्म, संप्रदाय, उम्र, लिंग, सभी भेदभाव को छोड़कर सभी लोग इसमें एक ही जोश के साथ आगे बढ़े थे अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए। और इसीलिए 1947 में हमने आज़ादी हासिल की। लेकिन वो आज़ादी हमें कैसे मिली, उसके अंतिम चरण में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम देखेंगे 1934 के बाद 1942, 1943 तक भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तृतीय गोलमेज परिषद नवंबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी और वो विफल हो गई। उसमें हमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसी के साथ साथ 1934 तक आते आते भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित हुआ और उसके बाद समाप्त हो गया। अब आया 1935 ईस्वी का कानून। 1935 में क्या हुआ, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो 1935 ईस्वी में एक नया कानून बना और इस कानून के अनुसार भारत में अंग्रेज शासित प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ राज्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया। अब इतने सालों से अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ हुकूमत कर रही थी। अंग्रेज सरकार को भी अब लगने लगा था कि भारतीय जनता अब जागृत हो रही है, इसको दबाना अब संभव नहीं है।
उसमें जो असंतोष उभर रहा है, यदि समय रहते उसको शांत नहीं किया गया, उसका शमन नहीं किया गया, तो आगे चलकर हमारे लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और इसीलिए अंग्रेज सरकार ने यह निश्चय किया कि हम जिन प्रांतों में अंग्रेजों का शासन है, उन सभी प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ राज्य बनाएंगे। और उसके बाद अंग्रेज शासित प्रदेशों का शासन भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में दिया जाएगा। 1935 ईस्वी के कानून से राष्ट्रीय कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। बहुत सारे मुद्दे थे उसमें, कांग्रेस उन मुद्दों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी इस कानून के अनुसार प्रांतीय विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय किया। यह हमारा तत्कालीन भारत का मानचित्र है। तत्कालीन मतलब उस समय का कालखंड, यानी 1935 के काल में भारत का मानचित्र किस तरह का था। तो हम देखते हैं कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो चाहे बांग्लादेश हो वर्तमान का या वर्तमान का पाकिस्तान, ये सब भारत के ही हिस्से थे। भारत ही था पूरा हमारा भाई, हिस्से मतलब ये हमारा पूरा भारत यहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस चुनाव में हम भाग लेंगे। और यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि आज की कांग्रेस पार्टी जो है, हम सुनते हैं, उस कांग्रेस पार्टी का इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अलग थी, और वर्तमान में हमारे भारतीय राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से अलग पार्टी है। नहीं तो हमको लगेगा कि वही पार्टी अभी तक चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पार्टी नहीं है, ये दूसरी अलग पार्टी है। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम जब भी इतिहास में बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 1947 के पहले की, वो पार्टी अलग है। और वर्तमान में जो भी भारतीय राजनीति में पार्टी है कांग्रेस की, चाहे वो कांग्रेस की कई पार्टियां हैं यहाँ पे अलग अलग, उसमें सब में कांग्रेस नाम आता है, लेकिन वह पार्टी जो है 1947 के पहले वाली वो नहीं है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि 1937 में हम फिर पहुंच गए। अभी हम 2020 में आ गए थे, 21 में आ चल रहे थे, लेकिन अब मैं आपको फिर से लेके चल रही हूँ 1937 के कालखंड में। और 1937 में देश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 1935 में कानून बना, पहले लोग सहमत नहीं हुए, फिर सहमत हुए, और इन सब में 2 साल का लगभग समय चला गया। और 1937 में देश के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, ऐसे प्रांत जहां पर ऑलरेडी ब्रिटिश सत्ता का शासन था। तो हम यहाँ देखते हैं ये अलग अलग 11 प्रांत थे, यहाँ चुनाव हुए। हम यहाँ देख रहे हैं ये यूनियन जैक जो है ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक। तो इन सब जगह पर चुनाव हुए, और इन चुनाव में 8 प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, और अन्य 3 प्रांतों में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वहां पर मिली जुली सरकार बनाई गई। अब ये सरकार बनी तो राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने कुछ लोक कल्याणकारी कार्य किए, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस 8 प्रांतों में विजयी हुआ था बहुमत के साथ। तो इनकी सरकार हुई और इनका मंत्रिमंडल बना। इस मंत्रिमंडल ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे उन्होंने राजनीतिक बंदियों की कारावास से रिहाई की, उद्योन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ किया, यानी ऐसी शिक्षा जो आपको उद्योग करने के लिए प्रेरित करे, जो आपको उन्मुख करे उद्योग की तरफ। तो उद्योन्मुखी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। दलित समाज के सुधार हेतु कुछ उपाय योजना की गई, शराबबंदी की गई, किसानों के लिए ऋण निवारण कानून बने। तो उसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स योजना के बारे में। अब इस समय हम देख रहे हैं कि 1937 के आगे से हम चल रहे हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। जो शुरुआत तो उसकी जर्मनी से हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे यूरोप में यह विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें दुनिया के अनेक देश कुछ इच्छा से, कुछ अपनी अनिच्छा से शामिल होते गए,
और यह यूरोप की धरती पर शुरू हुआ युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने जापान का विरोध किया और जापान के विरोध में अमेरिका का पक्ष लिया। जापानी सेनाएं जो थी भारत की पूर्वी सीमा के निकट तक पहुंच गई थी। अब इंग्लैंड को लगा कि यदि जापान भारत पर आक्रमण करता है तो हमें भारतीयों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भारत की सीमा पर आक्रमण कर रहा है, तो हमें भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। अब इसलिए अब भारतीयों का सहयोग कैसे लेंगे? तो अमेरिका, उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ये मार्च 1942 में भारत आए, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 42 में जापान भी उसमें शामिल हो गया था। और जापान के विरोध के लिए क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये भारत आए और उन्होंने उस विषय में एक योजना भारतीयों के सम्मुख रखी। कौन सी योजना रखी? उन्होंने योजना रखी कि भाई जब जापान हमारे पर आक्रमण करेगा भारतीय सीमा पर, तो हमारे भारतीय उसमें सहयोग देंगे ब्रिटिश सरकार का और अंग्रेजों के खिलाफ, जापानियों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इस योजना में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि इसके बाद भारत को क्या मिलेगा। यदि भारतीय ब्रिटिश सरकार का साथ देते हैं जापान के खिलाफ तो भारतीयों को क्या मिलेगा, ऐसा कोई आश्वासन इसमें नहीं दिया गया था। इसके पहले भारतीय जो मंत्रिमंडल था उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रख दी थी अपनी, लेकिन उस पूर्ण स्वाधीनता की मांग के बारे में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने तो इस योजना को निरस्त कर दिया, उन्होंने इसको बिल्कुल माना ही नहीं। अब इस समय मुस्लिम लीग भी भारत में जो है ज्यादा एक्टिव हो रही थी। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, उन्होंने कहा कि हमें हमारा एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो क्रिप्स की इस योजना में पाकिस्तान की निर्मित का भी कोई समावेश नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसने भी इस क्रिप्स की योजना को ठुकरा दिया। यह हम देख रहे हैं विश्व का मानचित्र, और विश्व के मानचित्र में हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है पहले यूरोप की धरती से शुरू हुआ। तो देखते हैं, और ये यूरोप है, ये जो है हम देख रहे हैं जापान, और ये है अमेरिका, ये हमारा भारत, अविभाजित भारत है। देख रहे हो ना भारत कितना बड़ा, दूर दूर तक भारत का, यहां तक भारत का विस्तार कैसे था। अब इसमें हम देखते हैं यूरोप, ये है हमारा यूरोप महाद्वीप, ये स्पेन है, फ्रांस है, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटिश यहीं के निवासी थे। ये है जर्मनी जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और ये उसके अनेक अन्य पड़ोसी देश है, इटली है, यूगोस्लाविया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है ना, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है। इस तरह के ये अड़ोसी पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर बेल्जियम है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ यूरोप की धरती पर, लेकिन बाद में ये विस्तार पा गया पूरे विश्व। अब द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ है। ये किसने घोषणा की? भारत ने कोई घोषणा नहीं की। ये उस समय के जो वायसराय थे ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में, उन्होंने ये घोषणा की कि भारत जो है वो युद्ध में शामिल है, द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन चूंकि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था, इसलिए ये ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से शामिल है। भारत की अपनी व्यक्तिगत इसमें कोई इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं है। वह भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो जो मालिक ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, वो भारत को करना पड़ा। इंग्लैंड ने यह भी दावा किया कि इंग्लैंड यूरोप में लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु युद्ध कर रहा है, और इंग्लैंड ने ये डिक्लेयर किया कि हम लड़ाई किसी अपने जीत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूरोप में डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र की रक्षा हो। क्योंकि उस समय जर्मनी में जो हिटलर था वो एक तानाशाह के जैसे था, तो उसकी जो गवर्नमेंट थी उसके प्रशासन में बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे थे। तो इंग्लैंड ने कहा कि हम डेमोक्रेसी के लिए, हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को लगा कि यह तो मौका सही है,
और उन्होंने कहा कि यदि इंग्लैंड ये कह रहा है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, सामान्य जनता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो इंग्लैंड को तो तुरंत भारत को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, क्योंकि तब भारत को आपने गुलाम क्यों बना के रखा है, भारत में भी लोकतंत्र होने दो। लेकिन इंग्लैंड ने इस मांग को पूरी तरह से मना कर दिया। इसलिए क्या हुआ, नवंबर 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। जो 1937 में चुनाव हुए थे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना था, उस मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पे सिर्फ ये खाली हमको झूठ मूठ का झुंझुना हमारे सामने बजाया जा रहा है कि हम आपको आज़ादी देने वाले हैं, हम आपको स्वतंत्रता देंगे, हम आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के ये सारे दावे झूठे थे और इसलिए नवंबर 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम पहुंचते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। अब ट्रिप्स योजना तो खत्म हो गई। उसके बाद अब राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि अब हम लोग अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसलिए 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में, वर्धा जो है ये महाराष्ट्र हमारा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ में भी ये वर्धा का जिला है, तो इस वर्धा जिले में राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को शीघ्र समाप्त कर भारत को स्वाधीनता देने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। यहाँ वर्धा में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी समिति वहाँ पे मौजूद थी और उस कार्यकारिणी समिति ने यह एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग एक ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं जिसमें ये हमारी मांग है कि ब्रिटिश सत्ता जल्दी से जल्दी भारत से खत्म हो और भारत को पूर्ण स्वाधीनता मिले। ये प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में रखा गया था और साथ में उन्होंने चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने क्या चेतावनी दी कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई, भारत को स्वाधीनता देने की मांग नहीं मानी गई, तो हम भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसक आंदोलन शुरू करेंगे। पूरे देश में हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 अगस्त 1942 का दिन। अब ये 14 जुलाई 1942 हम लोग वर्धा में थे। अब 7 अगस्त 1942 को हम कहाँ पहुंच गए, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। हम मतलब मैं और आप नहीं, लेकिन उस समय के लोग, उस समय के राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग, नेता मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन मतलब बहुत जो बड़े स्तर पर जो मीटिंग होती है, सम्मेलन होता है। मीटिंग जो होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन अधिवेशन जो है वो किसी उद्देश्य को लेकर शुरू होता है और 2-3 दिन तक चलता है वो। तो 7 अगस्त 1942 को यह ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में यह अधिवेशन शुरू हुआ। इस ग्वालियर टैंक मैदान को आज हम क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये है मुंबई स्थित ऑगस्ट क्रांति मैदान और इस ऑगस्ट क्रांति मैदान पर जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 8 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ, क्योंकि सभी लोगों के मन में यह ललक थी कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं करनी है। और सदियों से 1857 ईस्वी में पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। हालांकि दुर्भाग्य से वो विफल हुआ था, कुछ कमी रह गई थी उस समय योजनाओं में, लेकिन 1857 से लगातार भारतीय जनमानस इस प्रयास में था कि हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पानी है। और 1857 ही क्यों, उसके पहले से भी कई छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, लेकिन वो सब विफल हो गए थे। अब एक लंबा समय बीत चुका था, लेकिन और इस लंबे समय में कभी भी भारत की आज़ादी की जो मांग थी वो शांत नहीं हुई, वो लगातार वो आवाज़ जोर पकड़ती गई। और इसीलिए जब 8 अगस्त को इस अधिवेशन में यह मुद्दा आया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो यह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ।
गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन करने का निर्णय भी लिया गया, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, उनका एक आह्वान था कि हमें हिंसा नहीं करनी है। तो उनके गांधी जी के नेतृत्व में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि हम पूरे देश भर में अहिंसक आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने जनता से करेंगे या मरेंगे इस भावना से बलिदान देने के लिए तैयार रहने हेतु स्फूर्तिदायी आह्वान किया। गांधी जी ने कहा करो या मरो, है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। और उन्होंने कहा मन में ये ठान लो कि हम या तो कुछ कर गुजरेंगे या मर मिटेंगे, तो करेंगे या मरेंगे। ऐसा स्फूर्तिदायक, प्रेरणादायक आह्वान उन्होंने किया। जन आंदोलन प्रारंभ। अब गांधी जी के इस आह्वान के साथ ही पूरे देश में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं को बंदी बना लिया गया, और इस बंदी बनाए जाने के समाचार जैसे ही बाहर पहुंचे, जनता के बीच में पहुंचे, जनता क्रुद्ध हो गई। क्रुद्ध जनता ने स्थान स्थान पर जुलूस निकाले, गोलीबारी की। गोलीबारी किसने की? जनता ने नहीं की, पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाई, गोलीबारी की। लेकिन जनता डरी नहीं, और जनता ने ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का जो प्रतीक थे, वहां दमन नीति का प्रतीक मतलब ऐसी जगह जहां पर ब्रिटिश सरकार का अत्याचार बहुत ही ज्यादा दिखाई देता था, जैसे कारावास, बंदी गृह, जेल, पुलिस थाने, रेल स्थानक, इन सब जगहों पर जनता ने आंदोलन किया, बहुत सारे हमले किए, सरकारी कार्यालयों को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। इस तरह से पूरे देश में लोगों ने इसमें पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ भाग लिया। अब एक चित्र हम देख रहे हैं महात्मा विनोबा भावे जी का। आचार्य विनोबा भावे जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो उन्होंने संकल्पना दी थी, वो उन्होंने सामूहिक संकल्पना थी। विनोबा भावे जी ने उसमें एक कदम और आगे बढ़े, और विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऊपर भी जोर दिया, और वह व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही बने। सामूहिक आंदोलन न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून तोड़ेगा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ना। क्योंकि सामूहिक आंदोलन करने के लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य तो था, वो समूह पर गोलियां बरसा रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे। तो भावे जी ने कहा कि ठीक है, हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, यानी हर व्यक्ति कानून तोड़ेगा। तो वो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, और इसके बाद लगभग 25,000 सत्याग्रहियों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में सहभागी होकर कारावास सहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही बने। अगला हमारा मुद्दा है भूमिगत आंदोलन। अब 1942 तक आते आते ये जो आंदोलन था वो पूरा जोर पकड़ चुका था, और 1942 के अंत में जन आंदोलन की बागडोर युवा समाजवादी कार्यकर्ताओं के हाथों में आ गई, क्योंकि सभी के मन में अपने देश के प्रति स्वतंत्रता प्राप्ति का जो भावना थी वो एकदम जड़ जमा चुकी थी। और इसलिए कई युवा समाजवादी कार्यकर्ता उस समय मैदान में थे, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हैं जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, छोटू भाई पुराणिक जी, अच्युत राव पटवर्धन जी, सुचेता कृपलानी जी, अरुणा आसफ अली जी, यूसुफ मेहर अली जी, शिरू भाऊ लिमये जी, SM जोशी जी, वसंत दादा पाटिल जी, मगनलाल बागड़ी जी, ना ग गोरे जी, यशवंत राव चौहान जी और उषा मेहता जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, अरुणा आसफ अली जी को, उषा मेहता जी को, मगनलाल बागड़ी जी को, अच्युत राव पटवर्धन जी को, सुचेता कृपलानी जी, SM जोशी जी, जिनका पूरा नाम था श्रीधर माधव जोशी, वसंत दादा पाटिल जी, यूसुफ मेहर अली जी। ये ऐसे कुछ प्रमुख और बड़े नाम थे जो समाजवादी लोग थे, समाजवादी इनकी सोच थी, और ये युवा नेतृत्व उस समय मैदान में खुलकर सामने आया,
और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही प्रखरता से अपनी आवाज उठाई। यह है हमारे अविभाजित भारत का मानचित्र और इसमें हम देख रहे हैं ये सिंध प्रांत। जब ये हमारे अंग्रेजों ने भारतीय जनता का दमन शुरू किया और महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि करेंगे या मरेंगे, यानी हर भारतीय में जोश भर गया, तो इसका असर सचमुच पूरे देश में दिखाई दिया। और ये हम देख रहे हैं कि ये भारत के उत्तर पश्चिम में जो ये सिंध प्रदेश है, यहाँ तक भी इसकी ज्वाला फैल चुकी थी। आज़ादी की ज्वाला जो थी उसकी लपट यहाँ तक फैल चुकी थी। और वहाँ का 19 साल का एक नौजवान हेमू कालानी यह उठ खड़ा हुआ और जैसे ही उसे खबर मिली कि सिंधु प्रांत में सशस्त्र ब्रिटिश सेना को लेकर जाने वाली रेल आ रही है, कोई रेल यहाँ से गुजर रही थी जो सशस्त्र ब्रिटिश सेना को लेकर जा रही थी, यानी ब्रिटिश सैनिक पूरे साजो सामान के साथ में हथियार के साथ जा रहे थे। तो उसने क्या किया, हेमू कालानी ने अपने साथियों के साथ रेल की पटरियों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी। वो अंग्रेजों ने, सरकार ने उसे पकड़ा, उस पर मुकदमा चला और न्यायालय ने उन सबको फांसी की सज़ा सुनाई। हेमू कालानी के लिए लोगों ने आह्वान किया कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इसको माफ़ कर दिया जाए, इसको सज़ा दी जाए लेकिन फांसी ना दी जाए, क्योंकि लोगों को लगा अरे तो 8 से 19 साल का लड़का। तो ब्रिटिश शासन ने कहा, न्यायालय ने कहा कि ठीक है, हेमू कालानी को हम माफ़ कर देंगे, उसको फांसी नहीं देंगे, लेकिन उसे अपने साथियों के नाम बताने पड़ेंगे। वो इसने योजना कैसे बनाई, किसके सहयोग से बनाई, ये सब उसे हमें बताना पड़ेगा। हेमू कालानी जी ने यह गद्दारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने देश के प्रति अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने साथियों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। और न्यायालय ने हेमू कालानी को फांसी की सजा सुनाई और फांसी दे दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे देश में एक लहर दौड़ पड़ी थी, जुनून की लहर दौड़ पड़ी। और ये केवल वहीं पर नहीं, सिंध में ही नहीं, हम देखते हैं कि हम वर्तमान महाराष्ट्र की बात करें तो वर्तमान रायगढ़ जिले की करजत तहसील के भाई कोतवाल का आजाद दस्ता, नागपुर के जनरल आवारी की लाल सेना, मुंबई में विट्ठल जवेरी, उषा मेहता और उनके साथी, यानी कोना कोना आज़ादी की लपट से चमक रहा था। आज़ादी की लपट वहां तक पहुंच चुकी थी और आज़ादी की रोशनी हर एक दिल में घर कर चुकी थी। उषा मेहता, डॉक्टर उषा मेहता जी ने बाद में हम प्रख्यात गांधीवादी शिक्षाविद के रूप में हम जानते हैं आज उन्हें। तो उषा मेहता जी उस समय बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन उनके अंदर इतना जोश था कि उन्होंने क्या किया, गुप्त रेडियो स्टेशन बनाया, सीक्रेट रेडियो मिशन, जिसे उस समय आज़ाद रेडियो का नाम दिया गया था। और उस गुप्त रेडियो स्टेशन से राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाते थे, राष्ट्रभक्त देश में चल रहे आंदोलन से संबंधित समाचार दिए जाते थे, राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति पर भाषण प्रसारित किए जाते थे। और अंग्रेज सरकार इस गुप्त रेडियो का पता नहीं लगा पा रही थी कि ये कहाँ से संदेश ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। और आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, 1944 में इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उषा मेहता जैसे बहुत ही जोशीले कार्यकर्ताओं ने इस तरह के काम किए। तो चाहे सिंध प्रांत हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र का मुंबई हो, हमारे आस पास रायगढ़ जिले की करजत तहसील हो, या महाराष्ट्र के विदर्भ का नागपुर हो, हर जगह यह चिंगारी धधक रही थी। यह हमारा मानचित्र बिफोर 97, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 97, 1947 के पहले का भारत का मानचित्र ये। और उसी समय एक कॉन्सेप्ट आया समानांतर सरकार का। देश के कुछ हिस्सों में से अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़कर वहां लोगों की सरकारें स्थापित की गई। इसी को हम कहते हैं समानांतर सरकार, और इसी को कहा जाता है बलिया और आजमगढ़ समानांतर सरकार। ये उसको समानांतर सरकार तो है ही है, लेकिन इसको मुख्य रूप से प्रसिद्धि मिली बलिया और आजमगढ़ की समानांतर सरकार के रूप में। अब कहाँ है बलिया और आजमगढ़ हम देखें तो ये है उत्तर प्रदेश,
उत्तर, उस समय इसका नाम अवध प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो इस अवध प्रांत में बलिया और आजमगढ़, उसके बाद हम देखते हैं बंगाल का मिदनापुर, बिहार में भागलपुर और पूर्णिया, ये 2 जिले, इन जिलों में वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया और वहाँ जनता की सरकार स्थापित हो गई। अविभाजित भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं। ये हमारा संपूर्ण अखंड भारतवर्ष, इसमें जो बीच में आपको ये सीमा रेखा दिखाई दे रही है, ये आपके समझने के लिए दिखाई दी गई है। ये हमारा उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन समय में अवध प्रांत कहलाता था, ये मध्य प्रदेश जो उस समय मध्य प्रांत कहलाता था। महाराष्ट्र जो है इस रूप में नहीं था, महाराष्ट्र कई टुकड़ों में था। महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था, यहाँ पर कोल्हापुर और सांगली, मिरज जैसे छोटी छोटी रियासतें थीं। तो इस तरह से अनेक रियासतें मिलकर बाद में ये वर्तमान महाराष्ट्र का स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। तो महाराष्ट्र के सातारा जिले में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर समानांतर सरकार की स्थापना की। केवल उत्तर प्रदेश, बंगाल में ही समानांतर सरकार नहीं चली, बल्कि उसके जो लॉ थी वो महाराष्ट्र तक पहुंची। और महाराष्ट्र में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को निरस्त कर दिया, अंग्रेज सरकार को खदेड़ दिया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई, ये महाराष्ट्र के सातारा जिले में। उसके बाद एक महाराष्ट्र में सांगली जिला है, वर्तमान में सांगली जिले के कुंडल नामक स्थान पर क्रांति अग्रणी जीडी उर्फ बापू लाड और उनके नेतृत्व में उनकी सेना बनी थी, उसका नाम था तूफान सेना। तो बापू लाड के नेतृत्व में तूफान सेना ने तूफान मचा दिया और यहाँ समानांतर सरकार का गठन हुआ। तो आज़ादी की जो लौ थी वो जल रही थी और उसकी रोशनी पूरे देश में प्रज्वलित हो रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, साने गुरुजी और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को भला कौन भूल सकता है। आज भी वो महाराष्ट्र के मिट्टी में कण कण में समाये हुए हैं। साने गुरुजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आदि के राष्ट्रभक्ति परक गीतों ने आंदोलनकारियों में चेतना का संचार किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सब आंदोलन जो है 1942 के बाद ही शुरू हो रहे हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसका आह्वान किया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। उस समय ये अगस्त 1942 का समय था, इसलिए उस समय जितने भी आंदोलन हुए उसके साथ में हर जगह कहीं ना कहीं अगस्त क्रांति जुड़ी, यह नाम जुड़ा हुआ है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।